नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़ पेपर्स, बिजनेस न्यूज़ और फाइनेंशियल न्यूज़, जो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपकी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। हम वही आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे एडिटोरियल आर्टिकल्स के लिए भी, तो कुछ एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हमें अच्छे मिले हैं, तो हमें लगता है कि वो डिस्कस करने के लायक है और हम आज उन्हें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल ही जो है आज एडिटोरियल का है, अ ब्लूप्रिंट फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं कि आप कुछ आइडियाज़ बताइए, ऐसे क्या आइडियाज़ है जिससे हम इंडिया में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं, तो कई लोग हमें कुछ आइडियाज़ देंगे, राइट। कई लोगों के दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ होंगे जो अपने उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आसपास जो बिजनेसेस उन्होंने देखा है उससे रिलेटेड होंगी। वो वहाँ की एक्सपर्टीज यूज़ करेंगे, अपने डिग्री का यूज़ करेंगे जो उन्होंने कॉलेज में पढ़ा। तो यहाँ हम बात करने वाले कि कैसे आज इंडिया के एक्सपोर्ट्स को आप बूस्ट कर सकते हो, क्या एक ब्लूप्रिंट है। तो राइटर ने पूरा एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे हमें दिया है। शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। इंडिया फॉरेन ट्रेड वैल्यूड एट $1.63 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। फॉरेन ट्रेड की वैल्यू कितनी है हमारे? $1.63 ट्रिलियन। ये 41% है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जीडीपी का 41%। और इससे पता लगता है कि कितना वाइटल, कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारी इकोनॉमी में, जॉब्स क्रिएशन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस हैं दो तरीके के, एक इंटरनल चैलेंजेस और एक एक्सटर्नल चैलेंजेस। मतलब एक जहाँ खुद हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे कंपेटिटर्स से हमें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 9 सजेशंस हैं गवर्नमेंट के लिए, तो हम देखते हैं कि राइटर ने क्या 9 सजेशंस या रिकमेंडेशंस दिए। रिवाइव लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, सबसे पहला पॉइंट है इनका लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स के बारे में। इनका कहना है कि एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में वो कम रहा है 2023 में 2015 से। की प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे कि गारमेंट्स, टेक्सटाइल, फैब्रिक, यार्न, फाइबर, कारपेट, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी, ये सेक्टर्स पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप 1 लाख करोड़, बहुत ही प्लेन एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 100 करोड़ रुपए एआई में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और 100 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट करें गारमेंट्स के या टेक्सटाइल की कंपनी में, आपको क्या लगता है कहाँ ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी? बहुत ही प्लेन सवाल है, ठीक है। हर आदमी मुझे लगता है दे पाएगा। ऑफ कोर्स टेक्सटाइल के धंधे में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। एआई का काम आज कितने लोग या तो करना जानते हैं, और अगर आप प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं तो कितने ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, आप खुद अच्छे खासे लेवल पे एआई यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बांग्लादेश और वियतनाम जो इम्पोर्टेड फैब्रिक पे रिलाई करते हैं गारमेंट्स बनाने के लिए, उन्होंने इंडिया को आउटपेस कर दिया है, वो पीछे छोड़ चुके हैं इंडिया को। तो जैसे हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम है टेक्सटाइल्स के लिए, ये एक नॉन स्टार्टर है और इसे स्क्रैप कर देना चाहिए, इनका ये कहना है। हम जो लोग हमें काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है पीएलआई स्कीम के बारे में, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। यहाँ पे जितनी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की है उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे सब्सिडीज और यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। स्कीम के थ्रू वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो इंडिया में मेक इन इंडिया को फॉलो करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक इशू नहीं है, और अगर आप ऑनेस्ट अप्रेजल करें इस सेक्टर का रादर देन कंसल्टेंट के रिपोर्ट्स को पढ़े जो रोजी फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, तो आपको कुछ और यहाँ पे हकीकत दिखाई दे सकती है। अगर एक्सपोर्ट स्लाइड रुकता नहीं है इस सेक्टर में, एक्सपोर्ट गिरना नहीं रुकता या कंट्रोल नहीं होता, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे इंपोर्ट्स और ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। और इंडिया जैसी कंट्री जिसके पड़ोसी मुल्क कितना अच्छा कर पा रहे हैं जैसे कि बांग्लादेश एंड वियतनाम, सो वी हैव टू टेक सम मेजर्स जो हम उनसे सीख पाए एंड और बेटर तरीके से पॉलिसी मेकिंग कर पाए और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कर पाए। दूसरा इनका सजेशन है डाइवर्सिफाई सर्विस एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स दो कैटेगरी की हो गई, एक तो आप गुड्स बेच रहे हैं, राइट, आप कुछ सामान बेच रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, आप सर्विस भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। हम जैसे इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री है हमारी, ये प्रॉपर एक सर्विस एक्सपोर्ट है। तो 3/4 ऑफ इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड आईटी। 3/4 हिस्सा पूरे सर्विस एक्सपोर्ट का सिर्फ किसका है? आईटी का। तो भाई यहाँ थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। पूरा का पूरा एक ही सेक्टर है जो यहाँ डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए
सॉफ्टवेयर और आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज। और ये दो सेक्टर्स जहाँ पे इंडिया का 9% ग्लोबल शेयर भी है। ये कैटेगरी अकाउंट करती है 36% ऑफ ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की। एंड सर्विसेज जो इन दोनों के अलावा है, ठीक है, वो 64% है वर्ल्ड की सर्विस एक्सपोर्ट्स की, जहाँ पे हमारा शेयर सिर्फ 1.9% है। तो हम क्या देख रहे हैं कि और भी चीज़ें हैं आईटी सॉफ्टवेयर और बिजनेस आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज के अलावा, लेकिन हमें यहाँ पे फोकस करना होगा इनके ऊपर, क्योंकि ओवरऑल अगर ग्लोबली कंपेयर करें हम तो काफ़ी बड़ा शेयर है दूसरे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का भी, लेकिन इंडिया में हमारा आईटी ही सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। वो देखना होगा कि हम किस तरीके से और एक्सपैंड कर सकते हैं नॉन आईटी नॉन सॉफ्टवेयर सर्विसेज। कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जैसे कि इंडिया का ग्लोबल शेयर है जिनका कैटेगरी में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल हो गया, 2.4% ग्लोबल मार्केट शेयर इंडिया के पास है। मेंटेनेंस और रिपेयर, इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड चार्जेस फॉर यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंडिया को काम करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा कि हम इन सेक्टर्स में अपना शेयर इंक्रीज करें, सिर्फ एक ही सेक्टर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहे। तीसरा इनका सजेशन है कट क्रिटिकल डिपेंडेंस ऑन चाइना। यहाँ पे 30% जो भी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ना आज, इंडिया का ग्लोबल इंपोर्ट है, सॉरी नॉट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ये कहाँ से है? चाइना। एक ही कंट्री से ओवरऑल 30% हमारा इंपोर्ट है। तो ये बहुत ज़रूरत है कि क्रिटिकल डिपेंडेंस चाइना से ख़त्म कर दी जाए, जबकि हमारे रिलेशनशिप्स भी इनके साथ बहुत ही स्ट्रेन रहे हैं पिछले 10 सालों पे। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे चाइना का शेयर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जैसे कि टेलीकॉम और स्मार्टफोन पार्ट्स 44%, लैपटॉप और पीसी 77%, डिजिटल मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स 26%, असेंबल्ड फोटोवोल्टिक सेल 65%, लिथियम आयन बैटरी 75%। आप देखिए जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रही हो, ठीक है, वहाँ पूरी तरीके से हम सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस आर्टिकल में बहुत सही लिखा है कि हमें क्रिटिकल डिपेंडेंस चाइना पे कम करनी होगी और देखना होगा कि जिन जिन प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है हमारा चाइना के ऊपर, वो हम इंडिया में ही अगर किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर पाए, इंसेंटिवाइज कर पाए उन्हें मैन्युफैक्चर कर। अगर 2019 से 2024 तक का आप डेटा देखोगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट टू चाइना ये स्टैग्नेटेड ही रहा है। हम ज़्यादा कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा हमारा चाइना में, 16 बिलियन रहा है एनुअली। और इंपोर्ट्स और चाइना इंपोर्ट्स जो है चाइना से वो बढ़कर 70 बिलियन से करीब 101 बिलियन हो गए हैं। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे हमारे, हम चाइना को कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पिछले अगर 5 साल की बात करें तो। इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल स्टैग्नेंट है, $16 बिलियन। खुद इंपोर्ट करना हमने 70 से 101 बिलियन कर दिया। तो हमें सोचना होगा राइट कि हम ऐसी क्या चीज़ें हैं क्या इंडिया के पास है जो चाइना के मार्केट में कम्पीट कर पाए, या उन्हें क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड करें और रिलैक्सेशन दें कि वो कम्पीट करने लायक बने चाइनीज़ मार्केट में। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव ट्रेड डिफिसिट करीब $387 बिलियन का है ओवर अ 6 ईयर पीरियड। यूएस और ईयू ये चाइना से इंपोर्ट कम कर रहे हैं, हाई टैरिफ लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया चाइना लिंक्ड इन्वेस्टर को कह रहा है कि डाइवर्स करो शेयर्स ऑस्ट्रेलियन रेयर अर्थ माइंस में, क्योंकि ये सेक्टर बहुत स्ट्रेटेजिक बन गया है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर ये दोनों बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर बन गए हैं। अब सारी कंट्रीज चाहती हैं कि डोमिनेट कर ले इस सेक्टर में, इसकी टेक्नोलॉजी में, ताकि दूसरी कंट्रीज को जैसे ऑयल एक्सपोर्ट करी थी सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज, वैसे ही आप ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर पाओ। इंडिया में इंपोर्ट्स जो भी हम चाइना से कर रहे हैं ये और ज़्यादा बढ़ने ही है, क्योंकि अब इंडियन और चाइनीज़ फर्म्स मिलकर जॉइंट वेंचर्स बना रहे हैं। जैसे कि हमने देखा एमजी की कार्स है, एमजी हेक्टर वगैरह, और एमजी CAC भी इन्होंने कर लिया JSW के साथ। तो इस तरीके की अगर पार्टनरशिप्स आएंगी तो हमें देखिएगा कि चाइनीज़ एक्चुअली इंपोर्ट्स इंक्रीज और ज़्यादा हो रही है रादर देन कंट्रोल होने। इंश्योर FTAs डू नॉट एग्रीवेट द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है जब इंपोर्ट ड्यूटी फिनिश गुड्स पे कम होते हैं रॉ मटेरियल्स। जैसे कि अगर कॉपर के स्क्रैप को आप देखें, जो कॉपर का रॉ मटेरियल है, और कॉपर के पाइप्स की बात करें जो फिनिश गुड्स है, ठीक है, इनका 5% का टैरिफ है। एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से पाइप पे 0 टैरिफ हो जाता है। तो लोकल प्रोडक्शन कोई क्यों करना चाहेगा, क्योंकि आप कॉपर का रॉ मटेरियल अगर इंडिया में इंपोर्ट करेंगे तो 5% पे करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और अगर पाइप करेंगे तो 0 पे करेंगे। तो लोकल प्रोडक्शन क्या हो गया, यहाँ पे करेगा ही नहीं कोई भी डायरेक्टली पाइप चाइना से या कहीं और से इंपोर्ट करना चाहेगा। सो FTAs, जहाँ तक FTAs की बात होती है, जिसे हम क्या कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट,
तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हमें ध्यान देना होगा। FTAs, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पब्लिश डेटा ऑन FTA परफॉर्मेंस। इंडिया के करीब 14 FTAs हैं, कॉम्प्रिहेंसिव FTAs, और छोटे कुछ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पब्लिश करना चाहिए डेटा कि FTAs एक्सपेक्टेशन मीट कर पा रहे हैं या नहीं, या इनमें कुछ कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्चुअली। कई सारी चीज़ों में गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है या अग्रीमेंट्स कर रही है, ये गवर्नमेंट को एक इंडिकेट करना चाहिए लोगों को कि क्या ये डिसीजंस एक्चुअली उस तरफ हमें लेके जा रहे हैं जहाँ हम जाना चाहते थे। किस तरीके का यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या क्या जो वर्क है ओवरऑल ये स्टैग्नेटेड है, वहीं रुका हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें पता तो चले, तभी हम इम्प्रूवमेंट्स ला पाएंगे। काउंटर इफेक्ट्स ऑफ यूरोपियन क्लाइमेट रेगुलेशन। अगर EU की डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन देखे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेजर्स देखे CBM रेगुलेशन, और फॉरेन सब्सिडीज रेगुलेशन देखे, ठीक है, ये सारे रेगुलेशंस किस लिए आए? क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, ठीक है, जब इतने सारे नए नए रूल्स आने लग गए। एंड अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स EU से ये कहती हैं कि लेस देन हाफ ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स हैव फाइल्ड डेटा विद EU फॉर CBAM कंप्लायंस। यहाँ पे अगर फुली इम्प्लीमेंट किया गया तो करीब इंडिया से 20 से 35% का इंपोर्ट टैक्स लग जाएगा इंडिया की कंपनियों पे, अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में कुछ भी CBAM आने के बाद। तो ये सारी प्लांट और प्रोडक्शन डिटेल्स भी इसे EU के साथ शेयर करनी होगी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत हेक्टिक होने वाला है EU के साथ डील करने में, यूरोपियन यूनियन के साथ डील करने में, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस बनानी है क्लाइमेट चेंज के लिए, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें इश्यूज आनी ही आनी है। इसके बाद ये कह रहे हैं इम्प्रूव क्वालिटी सिस्टम्स। रीसेंट कंसर्न्स रेज किए गए थे बाय हांगकॉन्ग, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि हम जो मसाले एक्सपोर्ट कर रहे थे, टॉप इंडियन ब्रांड्स, और वो भी ये यहाँ पे नीड थी अर्जेंट एक्शन की। इंडियन फूड और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कई बार रिजेक्शन फेस करते हैं EU से और US से, क्योंकि इनमें रेसिड्यू लिमिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं पेस्टिसाइड्स के, और दूसरे भी क्वालिटी इश्यूज होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया के प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो गए। तो इंडिया की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, इन्हें क्या करना चाहिए? हमारे देश में भी हमें फॉरेन की क्वालिटी स्टैंडर्ड से ही मैच कर देना चाहिए। तो हम जो कंज्यूम भी करेंगे खुद भी, वो भी हाई क्वालिटी का होगा, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें अलग से कुछ नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सेम क्वालिटी की चीज़ें एक्सपोर्ट भी होंगी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड रहेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट को लेके भी और कंजप्शन के लिए भी, प्लस लोगों को भी बेटर क्वालिटी ऑफ फूड और दूसरे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एनहांस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत ही एक जनरल रिकमेंडेशन है। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी जो है इंडिया में बिजनेस सेटअप करने की, बिजनेस को रन करने की, हमें इसे और बेटर करना होगा। जैसे कि यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन ट्रेड नेटवर्क्स बनाने होंगे, ठीक है, कंप्लायंस प्रोसेसेस, जहाँ पे सारे कंप्लायंस एक ही जगह हो जाए, ऑनलाइन हो जाए। इससे जो करीब 1 लाख स्मॉल फर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी एक ही साल में। लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन हो जाए। ये चीज़ें ऑनलाइन जब तक नहीं होना शुरू होंगी तब तक हम ईजिली अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। और कुछ दूसरे प्रमोशन मेजर्स है, जैसे कि इनका कहना है कि कस्टम प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जाए, डिले और कॉस्ट को कम किया जाए, मॉडर्न पोर्ट्स, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, डिजिटल सिस्टम्स, और एक्सपोर्ट करें हम हाई वैल्यू गुड्स एग्जिस्टिंग मार्केट को। सो काफ़ी सारे छोटे छोटे रिकमेंडेशन है दूसरे एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स में भी, जो ओवरऑल बात करें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, पोर्ट्स की, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, राइट। तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि हम यहाँ पे कि अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें इंपोर्ट टैरिफ्स को भी कम करना होगा, FTAs साइन करने होंगे, और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपने आप को इंटीग्रेट करना होगा। तो ये स्ट्रैटेजीज तभी इफेक्टिव होगी। तो ऑफकोर्स जो राइटर हैं इन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं इस आर्टिकल में, बट कमेंट सेक्शन में आप कुछ ऐसे टॉपिक्स बताइए जो आपको लगता है कि वो भी डिस्कस होने चाहिए। और अगर इंडिया को एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने, तो और क्या मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, एंड वी विल ओनली टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स। थैंक यू। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।